कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, वैसे तो आप सब लोग मुझे जानते हैं और अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगी अपने बारे में। मैंने एसएससी जेईई क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 15 और मुझे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला हुआ है और मेरा कोल इंडिया लिमिटेड में भी सिलेक्शन हुआ है एट द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं, जैसे आरआरबी जेईई हो गया, सीएससी भी जेईई हो गया और बहुत सारे स्टेट के जो जेईई होते हैं वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आप सभी लोगों को के साथ जुड़ गई हूँ और जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया था पिछली हमारी क्लास में, बेसिक मैंने पूरा कवर किया हुआ था यूनिट 1 में, तो उस पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने बेसिक कंसेप्ट की क्लासेस हमारी नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक कवर किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा सेशन को और आप लोगों को मेरे साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ कुछ मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन के रिगार्डिंग थ्योरी बताऊंगी, थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि आप लोगों को बेसिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक भी बेसिक में ही करते हैं। तो इसीलिए इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। और किसी स्टूडेंट को अगर हमारा पेड कोर्स चाहिए रहेगा, परचेज करना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं और आप अपना पेन और कॉपी उठा करके मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए या फिर चैट बॉक्स है उसमें आप बताइए। तो क्वेश्चन 1 आप लोगों को अपीयर हो रहा होगा स्क्रीन में और मैं आप लोगों को क्वेश्चन रीड करूंगी, फिर मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर when energized by 230 volt single phase AC supply is। ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के स्क्रीन के सामने और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम का है, IES 2013 का है। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या डेटा गिवन है ये हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 यहाँ पर हम लोगों को जो रेजिस्टेंस का पावर रेटिंग दिया हुआ है, कितना दिया है, देखिए 1 किलोवाट दिया हुआ है और वोल्टेज हमारा दिया है 230 वोल्ट। तो इस केस में आप लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बेसिक में हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक एक क्वेश्चन देख करके चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ कंसेप्ट बताती हूँ, आप सभी लोगों को मालूम होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखा होगा तो देखिए पावर हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हीटर है, हीटर में हमारा रेजिस्टेंस लगा रहता है, उसमें कुछ पावर ड्रॉप होते हैं, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इसका रेजिस्टेंस हमारा है R। यहाँ से जो करंट पास हो रहा है मान लीजिए वो I है और इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या है, V है वोल्टेज। और यहाँ पर जो पावर हमारा आ रहा है वो कितना हो रहा है, पावर एब्जॉर्ब्ड P हो रहा है। तो हमारा P क्या होता है, अगर मैं बेसिक फॉर्मूले के ऊपर जाऊं तो हमारा होता है V² अपॉन में R और इज ऑल्सो इक्वल टू I² इंटू R। I² लॉस आप सुने ही होंगे, V² अपन R आप सुने ही होंगे। इसका यूनिट कितना होता है, पावर का यूनिट होता है वॉट। ठीक है, तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं वो हम बता देते हैं। तो यहाँ से अगर आप R की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V² अपॉन में P। V कितना दिया हुआ है, 230 दिया हुआ है, V² है तो 230 इंटू 230 कर देती हूँ, अपॉन में P कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 23 का टेबल याद रखना है। तो अगर किसी को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। 23 इंटू 23, तो ये हो गया 9, ये हो गया 6 और ये हो गया 6, ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 529 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारा 529 अपॉन में 10, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 52.9 ओम आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ भी नहीं था, जो सिंपल हमारा पावर का फॉर्मूला होता है P = V² अपॉन R = I² इंटू R। तो यहाँ पर क्योंकि वोल्टेज मेंशन है इसीलिए आप V² अपॉन R वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए इसमें कई बार क्या हो जाता है, सिंगल फेज सप्लाई बस दे देता है और आपको वोल्टेज ना दिया रहे, फिर आप सोचेंगे कि मैम इसमें करंट भी नहीं दिया है, मैम इसमें वोल्टेज भी नहीं दिया है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंगल फेज सप्लाई अगर आप देता है तो जनरली आप 230 लेकर के सॉल्व करिए या फिर 240 लेकर के सॉल्व करिए। ठीक है, तो यही हमारा पूरा कंसेप्ट होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब और एक और बात जो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी बात करेंगे। ठीक है, ये मैं रब कर रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्योंकि स्टार्टिंग है
और इंजीनियरिंग सर्विसेज का ये क्वेश्चन है, तो हमें स्किप नहीं करना चाहिए इसको। आगे मैं और भी आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत सारे स्टेट एग्जाम AE JEE SSC के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमने जो फॉर्मूला लिखा था P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर लिखा था, तो यहाँ पर आई स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन में आर हुआ, और यहाँ से डायरेक्टली आई कैलकुलेट करना पड़ता करने को पूछता है, P अपॉन आर अंडर रूट लगा देंगे तो ये आई की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आप सभी लोगों को। अब आप लोगों के सामने सेकंड क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा, और मैं ये जो क्वेश्चन ले रही हूँ वो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के हैं, लेकिन हम सारा मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 आप लोग सॉल्व करिए, अपीयर हो रहा होगा आपके सामने। कोशिश करके आंसर फटाफट सॉल्व करिए। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगी। तब तक मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। What happened to the resistance of a conductor if its length is increased 3 times and diameter is halved? ठीक है, ऑप्शन ए आप लोगों को दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस रिमेन द सेम। ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज 3 टाइम। ऑप्शन सी, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज 6 टाइम्स। एंड ऑप्शन डी, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज 12 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आप लोगों के पूछे जाता है किसी भी टेक्निकल एग्जाम में जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और आपके बाद और जो मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बताया था, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो एक छोटा सा हिंट मैं आप लोगों को दे दी हूँ। अब आप लोग आंसर निकाल करके फटाफट ऑप्शन बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को लेंथ क्या बोल रहा है, जो लेंथ है वो क्या कर रहा है, 3 टाइम्स कर रहा है, और जो डायामीटर है उसको क्या कर रहा है, डायामीटर को हाफ कर रहा है। ठीक है, हाफ कर रहा है, हाफ एक्चुअली हाफ लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए। बोल रहा है कि कंडक्टर है, तो हम लोगों को पता है कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस हमने देखा था वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सही बोल रही हूँ। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाता है, और इस हमें प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया था, ρL/A लगाया था, यही लगाया था। तो यहाँ से हमने रो का यूनिट भी देखा था, और आने वाले क्वेश्चन में हम डायमेंशन भी देखेंगे कि रो का डायमेंशन क्या है, जो MLT -1 -2 में लिखते हैं वो वाला कंसेप्ट। रेजिस्टेंस का भी देखेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए जो आप लोगों को डेटा गिवन है, यहाँ पर वो मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। तो देखिए हमारा क्या है, हमारा ये कंडक्टर है। बहुत ही आराम से क्वेश्चन समझाऊंगी। जिसका लेंथ कितना है, देखिए इनिशियली लेंथ हम L1 मान लेते हैं। ठीक है, इनिशियली हम लेंथ L1 मान लेते हैं, ये यहाँ तक है तो इसको यहीं तक रखें आप। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितना है इसका, A1 है। डायामीटर कितना है, D1 है। ठीक है, समझ में आया। अब केस 2 में हम लोगों को बोल रहा है जो हमारा लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक लेंथ L2, वो क्या है, 3 गुना कर दिया है इनिशियली, मतलब 3 टाइम्स कहने का मतलब है 3L1 हो जाएगा। और हमारा जो डायामीटर है, जो हमने डायामीटर D2 माना था, इसके लिए D2 वो क्या हो जाएगा, वो हम हाफ कर रहे हैं, मतलब D1/2 कर रहे हैं। ये हम लोगों को डेटा गिवन है। क्योंकि यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं एक एक चीज नोट करके बताई हूँ। अदरवाइज जब आप फ्लो में जाएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। तो ये डेटा गिवन है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो डायमीटर वाला हमारा कंसेप्ट होता है, तो जिसमें हम एरिया क्या लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या होता है, πr²। आपको पता ही है सर्कल का एरिया होता है πr²। और हमारा r को अगर हम डायमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, π/4d²। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि r बराबर कितना होता है, d/2। तो यहाँ पर हम d की जगह 2r रख दिए, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। समझ में आया आप सभी लोगों को। अब यहाँ से मुझे ये बताइए कि एरिया और डायमीटर में रिलेशन क्या है, तो d² क्या है, d² का है। अब यहाँ से हम अगर लिखते हैं A2/A1 इज इक्वल टू D2/D1 का होल स्क्वायर। अब बताइए इसमें आप लोगों को कोई डाउट है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। A2 अगर लिख रहे हैं तो यहाँ भी 2 का होगा,
अगर यहाँ पर 1 सफिक्स लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 होगा, और स्क्वायर है इसलिए हम लोग ओवरऑल स्क्वायर लगा दिए हैं। अब यहां से मैं आती हूं, देखिए यहां से मैं आती हूं A2 अपॉन में A1 इज इक्वल टू D2। D2 कितना है, D1/2 है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं D1/2, नीचे में D1 है ही का होल स्क्वायर, ये D1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। मतलब A2/A1 इज इक्वल टू 1/4। कहने का मतलब ये है हमारा कि जो हमारा नया एरिया है वो इनिशियल के अपॉन में 4 आ जा रहा है, मतलब A1 अपॉन में 4 आ जा रहा है। तो यहाँ से हम ये 2-3 डेटा इकट्ठा कर लिए हैं। सबसे पहले तो ये वाला लेंथ का और एरिया का भी हमने निकाल लिया कि A2 इज इक्वल टू A1 अपॉन में 4 होगा। तो मैं आराम से करा रही हूँ, अदरवाइज मैं फटाफट सॉल्व करा सकती थी, लेकिन क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आप लोगों को एक एक कंसेप्ट और एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये मैं मिटा रही हूँ क्योंकि स्पेसिंग की प्रॉब्लम है। उम्मीद करती हूँ आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या निकाला, अब लेंथ L2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ L1, एक तो ये हमने निकाला, और जो सेकंड हम लोगों ने निकाला A2 का रिलेशन A1 अपॉन में 4 निकाला, ये मैंने अभी आप लोगों के सामने निकाला था। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा अब हमारा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। तो यहाँ से R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन में L1, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ भी सफिक्स लेंथ में 2 आएगा। एरिया में इनवर्स है तो अगर यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसे कहते हैं हम इनवर्स रिलेशन। अब कुछ है ही नहीं, अब इस इक्वेशन में आप लोग L2 L1 A1 A2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आप लोगों का कंसेप्ट निकल के आएगा R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू L2 कितना है, 3 टाइम्स ऑफ L1 है, अपॉन में L1 इंटू A1 एज इट इज रखिए, A2 क्या है, A1 अपॉन में 4। ठीक है, ये A1 अपॉन में 4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा, तो ये L1 कैंसिल, A1 कैंसिल, ये नीचे 4 है, ऊपर जाके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। तो यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 12 टाइम्स हो रहा है R1 की, तो जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना गुना है, 12 गुना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस ऑप्शन में था, डी ऑप्शन में हमारा आंसर था। R2 इज जो रेजिस्टेंस इज 12 टाइम ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब ये बहुत सारा स्टेप मैंने बताया सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये बहुत ही कम टाइम लेता अगर आप इसको फटाफट सॉल्व करते, तो नेक्स्ट टाइम से आपको फटाफट सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोगों को लेंथ देखना है, हम लोगों को एरिया देखना है, और हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। और ये भी हमारा आईएएस का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि मैम आपने तो बहुत हाई फाई पढ़ाना शुरू कर दिया, इंजीनियरिंग सर्विसेज का पढ़ा रही हैं। तो मैं बच्चा सब कुछ कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन हर एक जगह से ढूंढ करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि कहीं पर भी कोई भी कंसेप्ट आप लोगों पर रह मत जाए। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को, तो एक लाइक तो बनता ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कुछ इसी टाइप का है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस पे बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा, और क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ और आप लोग इसे देख करके क्वेश्चन का आंसर निकाल करके ऑप्शन बताने की कोशिश करिए। तो रेजिस्टेंस बोल रहा है, ड्रॉन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm is further drawn so that its diameter become 1/5 of the original. What is its resistance with volume remaining the same? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? तो आंसर आप लोगों को निकालना है। ए ऑप्शन 25, बी ऑप्शन 625 ओम, सी ऑप्शन 125 ओम एंड डी ऑप्शन 3125 ओम। और ये मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत निकालते हैं, और क्यों गलत आ जाता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो एक बार मैं डेटा नोट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारा जो इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन है वो 5 ओम गिवन है। डायमीटर को बोल रहा है, जो हमारा डायमीटर है वो 1/5 हो जा रहा है, 1/5 हो जा रहा है ओरिजिनल के। ये क्वेश्चन भी आईएएस 2017 का है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, जो वॉल्यूम है वो सेम है, मतलब कांस्टेंट है। ये डेटा आप लोगों को गिवन है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डेटा गिवन नहीं है आप लोगों को, तो ये देख करके आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं, मैम इसमें तो कोई डेटा ही नहीं गिवन है, हम कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए
ये वॉल्यूम अगर नहीं भी दिया रहता कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये आपको समझना है कि देखिए अगर कोई लेंथ है, मान लीजिए ये कोई पेन है, मान लीजिए ये कोई पेन है, इसकी कोई लेंथ इनिशियली L1 है और ये हमारा क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। अब अगर मैं इसे खींचूंगी, अगर उसकी लेंथ बढ़ाऊंगी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो लेंथ तो बढ़ेगा लेकिन उसका जो डायामीटर है वो क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, लेंथ बढ़ जाएगा तो डायामीटर कम हो जाएगा, लेकिन इसका अगर मैं ओवरऑल वॉल्यूम बोलूं तो बच्चे वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा या एरिया इंटू जो भी डायमेंशन गिवन है आप लोगों को वो हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम अगर V1 है, अगर और नेक्स्ट मैं जो केस है उसमें अगर लेंथ को बढ़ा रही हूँ तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, मतलब वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं भी देता तो आप लोगों को समझना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और एक दो क्वेश्चन और हम देखेंगे जहां पर मेंशन नहीं है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। सेकंड, अगर मैं इसको मैं कंप्रेस करूंगी तो कंप्रेस करने से इसकी लेंथ तो छोटी हो जाएगी बच्चा, लेकिन डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर बढ़ जाएगा। और डायमीटर बढ़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये छोटा होगा। डायमीटर बढ़ जाने के बाद हमारा ओवरऑल वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमारा वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ये लेंथ लेती, मान लीजिए इनिशियली L1, यहाँ पर मैंने डायमीटर D1 लिया है, एरिया A1 लिया है, तो फर्स्ट केस में वॉल्यूम क्या हो जाता है, A1 इंटू L1, ये हमारा वॉल्यूम 1 हो जाएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, डायमीटर को वो 1/5 कर रहा है, मतलब वो कंप्रेस कर रहा है, डायमीटर को कम कर रहा है। तो हमारा डायमीटर देख लीजिए, अगर डायमीटर हमारा कम होगा तो इसको मैं ले रही हूँ D2 जो कि दिया हुआ है D1/5 दिया है, क्योंकि 1/5 ऑफ ओरिजिनल कर रहे हैं, ओरिजिनल हमारा D1 था, अपॉन में 5। लेंथ अभी क्या है हमारा, लेंथ हम मान रहे हैं A2 है, सॉरी L2 है, और यहाँ पर हमारा जो एरिया है वो A2 है। समझ में आया, इतना आप लोगों को गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम V2 बोलूँ तो ये हो जाएगा A2 इंटू L2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम। ये डेटा आप लोगों को समझना है। ओके, अब देखते हैं अब क्या चीज सीखने की बारी है। तो अभी मैंने देखा था कि जो हमारा एरिया रहता है वो D² के प्रोपोर्शन होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था मैंने। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ A2 अपॉन में A1 इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, D2 अपॉन में D1 का होल स्क्वायर होगा, यही होगा। अब D2 क्या है, D2 क्या है हमारा, D1 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाई D1 का होल स्क्वायर है। यहाँ से ये D1 कैंसिल हो जाएगा, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 1/25, या फिर जो हमारा एरिया है वो क्या हो रहा है 25, 1/25 टाइम्स हो जा रहा है, यानी कि घट के 1/25 टाइम्स हो जा रहा है हमारा एरिया। इसे ट्रिपल स्टार मार्क करिए। अगर हम लोगों का डायमीटर 1/2 हुआ सपोज, तो एरिया 1/4 होगा। अगर हमारा डायमीटर और हुआ तो प्रोपोर्शनली स्क्वायर के हमारा ये चेंज होता है। तो डायमीटर D1/5 था बच्चा, तो ये A2 इज इक्वल टू A1/25 हो जाएगा। ये आप लोग डेटा भी होल्ड करके रखिए। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोगों को ये मालूम है कि वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V2 होता है, V1 इज इक्वल टू V2 होगा, या फिर V2 इज इक्वल टू V1 लिखिए, बात बराबर है, क्योंकि हमारा सेकेंड केस का वॉल्यूम फर्स्ट केस के बराबर होगा। तो ये यहाँ पर एक नोट पॉइंट था। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से समझाना चाह रही हूँ। तो अब जो डेटा है वो हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि स्पेसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। आप लोग अपने कॉपी में सीक्वेंस वाइज नोट करके हुए जाइए। यहाँ पर क्योंकि स्पेसिंग कम है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, अदरवाइज आप लोग अच्छे से नोट करिए। ठीक है, समझ में आया। अब जो स्पेशल डेटा है वो वहां पर मैं नोट कर ले रही हूँ। ठीक है, जो स्पेशल डेटा है वो मैं नोट कर ले रही हूँ। तो यहां से हमारा जो A2 निकल आ रहा था, A2 इज इक्वल टू A1 अपॉन में, एक तो 25 हो रहा था। ठीक है, अब हमारा वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V2 था, तो मैं ये कह सकती हूँ A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। ठीक है, अभी लेंथ के बारे में नहीं है, लेकिन हम लोगों को एरिया के बारे में तो पता है। तो यहाँ एरिया A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2। A2 क्या है, A1 अपॉन में 25 है इंटू L2। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि A1 कैंसिल हो जाएगा। L2 और L1 का रिलेशन बताइए, तो L2 इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ L1, यही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे लोग।
अगर आ रहा है तो प्लीज आप लोग यस बोलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अब यहाँ से L2 आ गया, A2 हम लोगों को निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ से अब रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। फिर से वही करना है, R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन में L1 इनटू A1 अपॉन में A2। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशन में, ये आपके साथ भी होगा अगर आपने फर्स्ट टाइम कभी सॉल्व किया होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू L2 कितना है 25 टाइम्स ऑफ L1 है, L1 नीचे ऑलरेडी है, A2 कितना है A1 अपॉन में 25 है, लिख लेते हैं। तो यहाँ से 25 इंटू 25 ऊपर जाके 625 आया। 625 आने के बाद फटाफट तो ऑप्शन में रहता ही है 625, तो बच्चे क्या करते हैं फटाफट 625 लगा करके आ जाते हैं, और ये होता है जल्दीबाजी कैलकुलेशन की वजह से। लेकिन यहाँ पर R1 की वैल्यू भी तो आपको गिवन है 5 ओम, ये इधर जाकर के भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हमारा R2 क्या हो जाएगा 625 इंटू 5 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 3125 ओम। ठीक है, समझ में आया। और ये आपका ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को मिस्टेक करने से आप लोगों को बचना है, ठीक है, तभी आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जल्दबाजी में भी। तो ये मैं आप लोगों को पूरा मैंने कंसेप्ट बताया है रेजिस्टेंस का। 2 क्वेश्चन आगे हम और भी बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक रियली आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं सारा मिक्स क्वेश्चन कराऊंगी, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें भी देखेंगे, कलर कोडिंग के भी क्वेश्चन देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हुआ, लेकिन इसमें आप लोगों को अच्छे से एक एक चीज समझना है। और अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन और भी मिलते हैं बच्चे लोग, तो आप लोग जरूर उसको प्रैक्टिस करिए और बताइए कि यस मैम हमें आपका पढ़ाया हुआ अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को पेड कोर्स चाहिए तो हम अपना पेड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हमारे मेल आईडी में मिल जाएगा jobexpress26@gmail.com, या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अब आप लोगों के सामने 4th क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा। तो इसमें बोल रहा है विच ऑफ दिस, देखिए क्वेश्चन आप लोग बनाने का ऑप्शन बताइए, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई आप लोग को सॉल्व नहीं करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पर बोल दिया है कि भाई आइडियल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो मैंने आप लोगों को पूरा चीज एक्सप्लेन किया हुआ था कि जो हमारे सोर्सेस होते हैं वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं बताइए। इंडिपेंडेंट, फटाफट मैं एक बार रिवीजन करवा दे रही हूँ, इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड डिपेंडेंट सोर्सेस। इंडिपेंडेंट सोर्स में भी हमारा 2 तरीके का था, 2 तरीके से होता है, एक तो होता है आइडियल और एक होता है हमारा प्रैक्टिकल। ठीक है, आइडियल प्रैक्टिकल। अब बच्चा हम आइडियल में भी 2 सोर्सेस देखे थे, एक तो आइडियल वोल्टेज सोर्स और सेकंड हम देखते हैं आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, आइडियल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल में भी सेम रहता है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। तो इसको मैं VS और CS लिख रही हूँ। ठीक है, समझ में आया। डिपेंडेंट में हम लोग 4 तरीके का देखे थे। अगर फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर कोई बच्चा है जो बिल्कुल बेसिक नहीं देखा है तो आप मेरी बेसिक वाली क्लास अटेंड करिए, बहुत अच्छे से मैंने वहां पर थ्योरी बताया। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो हमने देखा था VCVS, VCCS, CCVS, CCCS। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एंड करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो ये 4 हमारे डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, जो मैंने बताया था कि डायमंड शेप में हम लोग इसको शो करते हैं, सिंबल है ये, ताकि वो जो बेसिक हमारा वोल्टेज सोर्स है उससे डिफरेंट हो सके। तो अब हम देखे थे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। आइडियल वोल्टेज वैसे तो कुछ आइडियल होता नहीं है अगर मैं एक्चुअल बात करूं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है कि बताइए आइडियल वोल्टेज सोर्स का VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हमने देखा था आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब कितना भी हम इंक्रीमेंट कर ले करंट में, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जा रहा था, ये हमारा हो जा रहा था, जैसे ये I है, ये V है,
तो हम जितना भी करंट बढ़ाएंगे इस तरफ हमारा वोल्टेज सेम रहेगा एज इट इज, कुछ भी हमारा चेंजेस नहीं होगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है इसकी पैरेलल में। अगर यहाँ पर V वोल्ट था मान लीजिए, तो हर एक वैल्यू पे, हर एक पॉइंट पे V वोल्टेज ही रहेगा। इसे हम कहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब अगर मैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का एक फैक्टर आ जाएगा जो एक्चुअली हमारा होता है। उस केस में हमारा ये पैरेलल नहीं रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसमें हमारा कुछ ड्रॉप आ जाता है रेजिस्टेंस की वजह से, जो हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज V है वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसमें रेजिस्टेंस का फैक्टर आने की वजह से ड्रॉप हो जाता है। समझ में आया बच्चा पार्टी? उसके बाद आ जाता है हमारा आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स अगर मैं बोलूं, मान लीजिए हम ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में हमारा जो वोल्टेज, हमारा करंट होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब मान लीजिए ये हमारा क्या है, I एम्पियर है, तो चाहे वोल्टेज कितना भी हम बढ़ा लें, करंट हमारा I पे ही कांस्टेंट रहेगा। इसको हम कहते हैं आइडियल करंट सोर्स। सिमिलरली प्रैक्टिकल करंट सोर्स आप लोग क्या कर लीजिए, उसको तिरछा कर लीजिए, कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये अगर I है, ये V है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा। ठीक है, चेंज होते जाएगा, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में वो ड्रॉप होते जाएगा। तो ये वैसे तो इस ऐसा देता है, इस यहाँ पर I देगा, यहाँ पर V देगा और फिगर ऐसा ही कुछ देगा, लेकिन ऐसे भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए C ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन 4th था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को मजा आ रहा होगा, मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन। फटाफट आप 5 क्वेश्चन देखिए। हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, डेटा ये आप लोगों को क्वेश्चन दिख गया होगा। क्वेश्चन में रीड कर लेती हूँ। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन अ सर्किट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, कितने एम्पियर का, 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो हम लोगों को निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जैसे हमारा कोई कंडक्टर या हमारा कोई मटेरियल होता है, उससे अगर हम करंट पास करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारा करंट आता है, हमारा चार्ज डेवलप होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगी, अगर हमारा ये करंट मान लीजिए I होगा, करंट का डायरेक्शन अगर इधर है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन, हमेशा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और हमने देखा था I इज इक्वल टू क्या हो जाता था, dq अपॉन में dt होता था। एक तो करंट का ये फॉर्मूला हुआ, लेकिन मैंने बताया था कि हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने का इंस्टीट्यूट करते हैं, बताइए फटाफट। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट मैं बताई हूँ, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग वो वाला बेसिक क्लास जरूर देखिए, तो प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, Ne अपॉन में T होता है फॉर्मूला, क्योंकि अगर मैं पूरा बताने लगी तो फिर हम लोगों का क्लास लेंदी हो जाएगा। ये सब चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरे क्लास में। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल देके मैंने आप लोगों को समझाया है। अब यहाँ पर हमें ये निकालना है, ये गिवन है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा तो पता ही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E हमारा क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। टाइम नहीं दिया है तो आप 1 सेकेंड अज्यूम करिए। तो इस क्वेश्चन में यही था कि आप लोगों को अगर ना दिया रहा तो हम लोगों को अज्यूम करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे आप बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर इंटरचेंज हो जाता है, तो आप लोग ये समझिए, कंसेप्ट में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अब आता है हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और सुंदर क्वेश्चन है। देखिए 6th क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ, फिर हम डेटा नोट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चा देखिए, इसमें बोला है if 2.2 meter long conductor has a cross sectional area of 0.025 meter square and a resistance of 5, find the resistivity। पूछा क्या है, find the resistivity। तो एक बार डेटा मैं नोट कर लेती हूँ। यहाँ पर लेंथ हम लोगों को दिया है 2.2 मीटर का,
यहाँ पर हम लोगों को एरिया दिया है 0.025 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम का। तो इस वाले क्वेश्चन में वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन ये यूपीपीसीएल के एग्जाम में आया है। उसके पहले वाला क्वेश्चन जो हम 5 देख रहे थे वो भी यूपीपीसीएल के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन में ए। तो इस सबसे पहले तो इसका यूनिट आप लोगों से पूछता है, इसका यूनिट आप लोगों को पूछता है, तो वो हम देख लेते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल हो जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का जैसे होता है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर में भी दे सकता है, और लेंथ का होता है मीटर। तो 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा ओम मीटर। तो आप लोग जब ऑप्शन भी देख रहे होंगे तो ऑप्शन भी आप लोगों को ये पूरा देगा कि आपको जो भी ऑप्शन है ओम मीटर। अब आप लोग अगर मेंस में ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए, तो अगर आपने यूनिट नहीं लिखा बच्चा, तो आप लोगों को मार्क्स कट कर दिए जाते हैं, ठीक है। एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो चाहे आप कोई भी एग्जाम दें उसमें अच्छे से आप लोग पढ़ें, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग मेंस का पेपर हो या फिर एसएससी जेईई मेंस का पेपर हो, चाहे कोई भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तब भी आप लोगों को कई बार यूनिट से भी खेलता है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम लोग रो का वैल्यू निकाल लेते हैं। रो हमारा है रेजिस्टिविटी या फिर हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। आर कितना है, 5 ओम है। ए कितना है, 0.025 है। अपॉन में लेंथ कितना है, 2.2 है। तो इसे सॉल्व करके आप मुझे आंसर बताइए, और जो भी आपका आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा पॉइंट हटा करके। यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ से पॉइंट हटाइए और सॉल्व करिए। तो यहीं पर आप लोगों को कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, देखिए सॉल्व कर देती हूँ मैं। 0.025 अपॉन में 2.2 है, तो यहाँ से 3 जीरो हटा हुआ 1000, यहाँ से 1 जीरो हुआ 100। तो ये ले लिए हम लोग। अब आपको पता है 25 और 100, तो ये 4 टाइम्स जाएगा। अब बन गया, बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो हमारा फाइनल होगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे तरीके से क्लियर होगा बच्चे लोग। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.058 आपका आंसर आएगा। तो ये सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना बिल्कुल बेहद आसान है। 0.058 ओम मीटर, ठीक है। 5 अपॉन में जो भी आप करेंगे 88 आपका आंसर आएगा। तो ये आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो बताइए मजा आया कि नहीं मजा आया। अभी हम धीरे धीरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी जाएंगे, जहां पर मैं कुछ कंसेप्ट पे भी आप लोगों को डिस्कस करूंगी कि देखिए ये बच्चे आप गलती करने के चांसेस है, इसे आप मत करिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे 7th नंबर के क्वेश्चन में। 7th नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यूपी RUVNL का क्वेश्चन है ये, ठीक है। राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का है। तो आप लोगों के अब स्क्रीन में दिख रहा होगा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन में रीड कर देती हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर डज इट पास करंट। तो मुझे नहीं लगता इसमें मुझे कुछ लिखने की बोर्ड में जरूरत है। आप लोगों को देख रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है रिलक्टेंस, ऑप्शन बी है इंडक्टेंस, ऑप्शन सी है कंडक्टेंस और ऑप्शन डी है रेजिस्टेंस। तो फटाफट आंसर बताइए। वैसे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगी क्योंकि रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो ऑप्शन इसके लिए आंसर बिल्कुल सी है, बिल्कुल इजी है। सी ऑप्शन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है कि कितने आसानी से किसी भी एक मटेरियल या किसी भी कंडक्टर में करंट पास हो रहा है, इसे हम कहते हैं कंडक्टेंस, ये प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब रोकता है, कि वो अपोज करता है करंट को फ्लो होने के लिए। तो ये दो कंसेप्ट आपको तो पता ही है। यहाँ पर ये भी आप लोगों को मालूम है, कंडक्टेंस को हम G से शो करते हैं और ये होता है 1/R। ये हमारा है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमारा जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम और इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो देखिए यूनिट ऑफ कंडक्टेंस हम लोगों ने देखा था, मोह देखा था, जिसको हम ऐसे उल्टा ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने सीमेंस भी देखा था, ठीक है।
तो कंडक्टेंस के रिगार्डिंग आप लोगों को ये चीज का नॉलेज जरूर होना चाहिए यूनिट का, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसका रेसिप्रोकल होता है। और कंडक्टिविटी का हम लोगों ने देखा था, देखिए कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से शो करते हैं और इसके ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये दो चीज आप लोगों को एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। तो इसका यूनिट हम लोगों ने निकाला था, इसका यूनिट हम लोगों ने अभी निकाला था ओम मीटर पिछली क्वेश्चन में। तो जो सिग्मा का यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर मो मीटर, मो पर मीटर। तो ये सब में आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चा, क्योंकि यूनिट में अगर आप रट के जाएंगे तो हमेशा क्वेश्चन आप लोगों से गलत होगा, चांसेस ज्यादा हैं। तो इसीलिए आप लोग गलत मत करिए। और उसके बाद मैं आप लोगों को रिलक्टेंस के रिगार्डिंग छोटा सा आप लोगों को फॉर्मूला और बता देती हूँ, क्योंकि रिलक्टेंस तो वैसे हम मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ते हैं, लेकिन एक बार आप जरूर देखिए। बाकी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की बात में जब हम एसी पढ़ेंगे तब वहां पर बहुत ही अच्छे से मैं डिस्कशन करूंगी, क्योंकि मैंने अभी बेसिक नहीं बताया है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार फटाफट रिलक्टेंस। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगी मैग्नेटिक सर्किट, इसे हम कैपिटल एस से शो करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें हमारा करंट फ्लो होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट जो होता है उसमें हमारा फ्लक्स सेटअप का कंसेप्ट आता है ना। दो मैग्नेट अगर आप रखे रहेंगे तो उस मैग्नेट में आप लोगों का फ्लक्स का कंसेप्ट आता है। तो फ्लक्स सेटअप को ये क्या करता है, सेटअप होने से रोकता है, रिलक्टेंस। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेम है रेजिस्टेंस, सेम एज रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे कि इसमें आर हमारा क्या होता था, रो एल अपॉन में ए होता था। यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा होता है 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है, 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर एल अपॉन में ए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, जो हमारा ये होता है वो चेंज हो जाता है। बाकी ये सब कंसेप्ट मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगी, अभी फिलहाल के लिए बस ये आप नोट डाउन कर लीजिए। जब हम मैग्नेटिक सर्किट देखेंगे तो वहां पर और अच्छे से देखेंगे। अब आता है आपकी स्क्रीन के सामने 8th क्वेश्चन आता है, और इसे आप अच्छे से ट्राई करने वाले हैं, बताने वाले हैं मुझे आंसर, ठीक है। तो वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट होगी एक्सप्लेनेशन की, लेकिन क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में। और ये क्वेश्चन पूछा क्यों है, देखिए, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट, ऑप्शन ए है हमारा मैग्नेटिक चार्ज, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये देखिए ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। इसमें जो हमारा क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। इसमें कई बच्चे आए होंगे जो इलेक्ट्रिक चार्ज लगा करके आएंगे ऑप्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि मैंने बताया था हमारा I इज इक्वल टू क्या होता है, dq अपॉन में dt होता है। यही चीज तो है, d बाई dt का मतलब ही होता है रेट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा। मैग्नेटिक करंट बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। और जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, या पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कह रहे थे, वो क्या था, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, या फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। किसी दो पॉइंट में अगर दिया है ए और बी, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करने के लिए जो भी हमारा वर्क डन लगता है उसे हम कहते हैं वोल्टेज या फिर ईएमएफ, ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज नोन एज ईएमएफ, ठीक है, इज नोन एज पोटेंशियल। अब आ जाता है आप लोगों के सामने 9th क्वेश्चन अपीयर होगा। 9th क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। 9th क्वेश्चन में बोल रहा है एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, बताइए फटाफट एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट है। आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ है पावर, ऑप्शन बी दिया है कंडक्टेंस, ऑप्शन सी दिया है एनर्जी, ऑप्शन डी दिया है चार्ज, ठीक है। तो पहले एक हम डिस्कशन कर लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, पावर, सेकेंड
बोल रहे हैं एनर्जी का पूछा है, और थर्ड बोला है कंडक्टेंस का, एंड फोर्थ बोला है चार्ज का। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी बच्चा। तो यहाँ से जो हमारा चार्ज बनता है, वैसे तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, लेकिन यहाँ से अगर मैं Q निकालूं तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी भी तो हो जा रहा है। तो I का यूनिट होता है एम्पियर, इंटू टाइम का होता है सेकेंड। और सेकेंड हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल यूनिट जब हम सिस्टम देख रहे थे तो उसमें हम 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे, और जिसमें कि हम टाइम का क्या ले रहे थे, यूनिट सेकेंड ले रहे थे। तो इसीलिए हो जाएगा एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो ऑप्शन आप लोगों का आया डी, ठीक है, किसका, चार्ज का। अभी मैंने पावर का यूनिट बताया था, वॉट होता है, एनर्जी का यूनिट मैंने ऑलरेडी अपने बेसिक क्लास में पूरा डिस्कशन किया था। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या होता है एनर्जी का। कंडक्टेंस का मैंने बच्चा आप लोगों को अभी बता दिया सारा कुछ। तो कहीं ना कहीं हर एक क्लास, हर एक जो क्वेश्चन होता है वो एक दूसरे से लिंक होता है। ऐसा यूनिट होता है जूल, और दूसरा यूनिट होता है वॉट सेकेंड, तीसरा यूनिट होता है कैलोरी, एंड फोर्थ यूनिट होता है अर्ग, और एक और यूनिट होता है हमारा बीओटी, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो मैं आगे डिस्कशन करूंगी। हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है। और एक हमारा और क्या होता है, BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये 5 यूनिट होते हैं एनर्जी के। जूल SI यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉट सेकेंड होता है, वॉट सेकेंड की जगह हम बड़ा यूनिट अगर देखेंगे तो किलोवाट आवर भी होता है। कैलोरी होता है, जूल और कैलोरी का रिलेशन मैंने बताया हुआ ऑलरेडी। अर्ग होता है, और BOT होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, एंड BT होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये मैकेनिकली हम देखते हैं। तो ये सारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोगों को इतना डेटा पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10th क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा, फटाफट से आप लोग आंसर बताएं। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि मैम ये तो बहुत ही बेसिक है, ये सब तो हमें पहले से ही पता था। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे भी होती हैं बेसिक में ही स्किप हो जाती है, उसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम एज व्हाट। क्वेश्चन बोलिए, नॉट जब आ जाता है आपके क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो ये नॉट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट इस नॉट वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गलत करके आते हैं। तो इसमें बोला है क्वेश्चन 10th में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम एज व्हाट। आप लोगों को ऑप्शन में दिया है, मैं लिख देती हूँ, वैसे तो दिख रहा होगा आप लोगों को। जूल सेकेंड हमारा है एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है वोल्ट स्क्वायर अपॉन में ओम, एंड वोल्ट पर एम्पियर। तो आप लोगों को बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम एज दैट ऑफ द वॉट के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि वॉट किसकी यूनिट है। तो वॉट हमारा है यूनिट पावर का, ठीक है, वॉट हमारा किसका है, पावर का यूनिट है, ठीक है। हम बोलते हैं ना 100 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, तो वो पावर की यूनिट है। अब बच्चा, अभी मैंने आप लोगों को सारा फॉर्मूला बता दिया था। पावर इज इक्वल टू VI होता है। DC सर्किट के लिए हम लोग को पावर फैक्टर 1 होता है। अदरवाइज ये फॉर्मूला VI cos phi होता है, पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू 1 होता है DC के लिए। तो पहला तो ये फॉर्मूला हो गया। सेकेंड, अगर मैं रेजिस्टर वाले में देखती हूँ पावर डिसिपेटेड, तो ये होता है I²R। थर्ड हमारा पावर का जो होता है वो होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम होता है। फोर्थ हमारा होता है पावर इज इक्वल टू V² अपॉन में R। तो ये सारा हमारा पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का हमारा कंसेप्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो फर्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है, देखिए, जूल पर सेकेंड। तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, जूल पर सेकेंड। तो ये वॉट की तरफ है, तो ये हमारा तो पावर का है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, वॉट के बराबर ही है, इज इक्वल टू वॉट। एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, तो मतलब हमारा जो सेकंड वाला है एम्पियर स्क्वायर, करंट का होता है एम्पियर, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, तो ये भी वॉट के बराबर ही है। जो थर्ड हमारा है वोल्ट स्क्वायर पर ओम, वोल्ट स्क्वायर मतलब फोर्थ वाला, V², वोल्ट का होता है, वोल्टेज का होता है वोल्ट, तो वोल्ट स्क्वायर पर ओम। लेकिन जब आप ये वाला ऑप्शन डी देखेंगे बच्चा, तो हमारा पावर का होता है V इंटू आई, मतलब अगर हम पावर देखें, पावर का हम जो यूनिट देखें वो वोल्ट एम्पियर होना चाहिए था, ठीक है,
वोल्ट एम्पियर, तो ये हमारा वॉट के बराबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर होता है वो आंसर होगा डी ऑप्शन। ये वोल्ट पर एम्पियर होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ से R का अगर मैं यूनिट निकालूं तो V अपॉन आई होता है, और V क्या होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, और I का होता है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, नॉट पावर, ठीक है। तो ये सारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोगों का डिस्कशन हुआ। तो बच्चे देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सेट बना ले रहे हैं 10-10 क्वेश्चन का, ताकि आप लोगों को एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, अदरवाइज आप लोगों को मैं अगर एक साथ पूरे क्वेश्चन करवा दूंगी तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो जितने क्वेश्चन मैं कराई हूँ आप वो अच्छे से पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और 10 क्वेश्चन लेंगे, फिर हम 10 क्वेश्चन का सेट लेकर के जितने भी बेसिक कंसेप्ट है मेरे हिसाब से आप लोगों को पूरे बन जाएंगे क्वेश्चन। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को सिलेक्शन जरूर होगा, सिलेक्शन लेना ही है। अगर आप लोगों को बुक्स के रिगार्डिंग कोई डाउट आती है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं, लिंक में क्लिक करके। और उसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं job26@gmail.com में। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।